instrument is made using a long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open and flared as shown. ये एक उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको शो किया है और उसमें इसका एक एंड जो है वो कह रहा है कि लॉन्ग ट्यूब माउथ पीस एट वन एंड, ये माउथ पीस आ गया, अदर एंड ओपन एंड फ्लेयर, ये ओपन एंड फ्लेयर एंड आ गया. A musician maintains stationary sound waves with a node at mouthpiece, यानी यहाँ पे आपके पास नोड बन रही है एंड एन एंटी नोड एट द अदर एंड, ओपन एंड पे यहाँ पे आपके पास एंटी नोड बन रहा है. द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस इज 92 हर्ट्ज. तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 92 हर्ट्ज, ये उसने हमें बताया है. और उसने हमें ये कहा है कि नोड बन रहा है माउथ पीस पे और दूसरे एंड पे एंटी नोड बन रहा है. तो ये एग्जांपल है, ये जो वो यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा है या आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है, वो इस तरह के एक पाइप की जिसको हम क्लोज्ड पाइप कहते हैं. और इसमें हमने पढ़ा था कि इसका एक एंड पे नोड होता है, दूसरे एंड पे एंटी नोड होता है. तो ये एक क्लोज्ड पाइप का सिनेरियो है, क्लोज्ड पाइप का केस है. और इस क्लोज्ड पाइप के केस में उसने हमें फंडामेंटल द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी 92 हर्ट्ज उसने हमें बताई है. तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है. और फिर दूसरी, अगर हम रिकॉल करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो हमारे जहन में ये रिकॉल होगा कि जो क्लोज्ड पाइप है इसके लिए इवन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फॉर्म नहीं होती, यानी ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज आर फॉर्म. आपने ये याद होगा आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं. ऑड फ्रीक्वेंसीज इसमें बनेंगी, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. अगर F1 उसके बाद F3 होगा, फिर F5 F7. और अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको रिकॉल कर रहा हूँ जो थ्योरी की क्लास में हमने वर्कआउट की हुई है, दैट वाज Fn is equals to n F1 where n is 1 3 5 7 and so on, ऑड नंबर्स थे. अब यहाँ पर ये आपको रिकॉल हो गया. अब क्वेश्चन में करना क्या है, अब इस तरह वापस आ जाए. Which different frequencies of sound can be produced by the instrument? आपको इनमें से, इन ऑप्शंस में से पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कौन सी हो सकती हैं वो ढूंढनी है. तो अभी जिस तरह से मैंने ये आपको यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई है और एग्जामिनर ने आपको बता दिया है कि जो F1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 92 हर्ट्ज. तो इसके बाद आपके पास F1 के बाद यानी F1 92 हर्ट्ज है, तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F3 होगी, फिर F5 होगी, फिर F7 होगी एंड सो ऑन. तो इस बात को सोचते हुए यहाँ पर मैंने ये आपके पास आ गया ये ना n इंटू F1, तो आपके पास N1 आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 यानी N1 आ गया, तो 92 हर्ट्ज आ गई. उसके बाद इस n को आपने 3 रखा, 3 इंटू 92 276, 5 इंटू 92 460, देन 7 इंटू 92 644. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो C है वो ये सारी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो C इज आवर आंसर. तो ये हमारे पास C जो है वो हमारा आंसर आ गया. मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबको क्लोज पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉल कर दी हमने, याद होगी. तो ये क्लोज पाइप का सिनेरियो था. ये मेरे ख्याल से 22 विंटर में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेरे ख्याल से ये नया क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं. इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं. Two waves of equal frequency and amplitude are traveling in opposite direction along a stretched string. When they meet, they form a stationary wave with 3 nodes and 2 antinodes. The frequency of both waves is doubled and a new stationary wave is formed. How many antinodes are there in the new stationary wave? अच्छा, अगर आप स्टेशनरी वेव्स की स्ट्रिंग के केसेस को देखें तो ये सिनेरियो जो मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास एक सिंगल लूप बन रहा है. और इस वक्त आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, इसमें 2 नोड्स बन रही हैं और एक एंटी नोड बन रहा है. इससे नेक्स्ट उस पर आ जाएं तो जब आपके पास ये है F2 के अंदर अगर आप देखें तो ये 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं.
और यही सिनेरियो उसने बताया है कि 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स आर फॉर्म, ये उसने बताया हमें। उसके बाद वो कहता है कि फ्रीक्वेंसीज को डबल कर दिया। तो जो फ्रीक्वेंसीज को अगर डबल कर दिया तो उससे क्या होगा, अब देखें, अगर आप यहां से देखें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता है कि जब F1 है तो उस वक्त एक एंटी नोड है, F2 है तो उस वक्त दो एंटी नोड, तो जब F3 होगा तो उस वक्त तीन एंटी नोड होंगे, है ना। तो यहाँ से जो मैंने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया था वो ये ड्राइव किया था कि फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ एंटी नोड्स आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ऐसे ही हो रहा है ना, अगर हमारे पास F1 है तो ये 1 है, अगर इसको 2 कर दें यानी 2 टाइम्स कर दूं मैं F1 को, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी 2 हो जाएंगे। फिर इसी तरह से इसको 3 कर दूं तो यहाँ पर ये 3 एंटी नोड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 कर दूं तो आपके पास ये 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो नंबर ऑफ एंटी नोड भी डबल हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूं तो पहले इनिशियल एंटी नोड्स 2 थे, अब एंटी नोड भी डबल हो जाएंगे। तो 2 × 2 आंसर क्या आ जाएगा 4। तो कितने एंटी नोड बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो वो इस बात को यूं सोच ले कि अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी जो है ये F2 है जो उसने सिनेरियो में दिया है जिसमें 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स हैं, दिस इज F2। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो डबल करने का मतलब ये F4 हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह के इसके लूप्स बना के यूं एंटी नोड काउंट कर लें। अगर आपको वो मेरी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से इसका फॉर्म बना लें कि ये अगर आप फ्रीक्वेंसी को 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो अब ये आपके पास 4 है, तो F4 के अंदर कितने एंटी नोड बन रहे हैं, 4 एंटी नोड बन रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन। मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें a transmitting mast sends out microwaves of wavelength 1.5 centimeter and a radio waves of wavelength 1.5 kilometers. A receiving aerial behind a mountain can detect the radio waves but not the microwaves. What is the reason for this? अच्छा, ये डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और डायफ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि जो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डायफ्रैक्शन के लिए हमने कहा था कंडीशन थी जो वेवलेंथ है वो अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो आपके पास जो डायफ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगी। या अगर स्लिट्स के ऊपर देख रहे हैं, ये तो मैंने एजेस की बात की है, अगर स्लिट्स के ऊपर आप देखेंगे तो स्लिट्स के लिए आपको बताया था कि वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली स्लिट साइज के इक्वल होने चाहिए। यानी आपको मैं याद करा दूं, यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक स्लिट है और ये हमारे पास वेव्स आ रही हैं, तो इस सूरत में जो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था। अगर हम स्लिट के साइज को बड़ा करें और ये वेव्स इसके ऊपर इंसिडेंट हैं, उस वक्त हमारे पास जो डायफ्रैक्शन है वो बहुत कम होगी, लेस बेंडिंग होगी। ये हमारा स्लिट के लिए था। लेकिन अगर यही चीज मैं यहाँ पर एक एज बना दूं, ये एक एज है और ये इंसिडेंट वेव्स हैं, ये वेव्स इस तरह से आ रही हैं, तो ये जब वेव्स इस पे इंसिडेंट होंगी तो जब ये क्रॉस करेंगी इसको तो इस एज पे ये क्या करेंगी, ये इस एज पे डायफ्रैक्ट करेंगी, यानी ये इस तरह से बेंड होंगी। एजिस पे वेव्स का ये जो बेंड करना है, इस बेंडिंग को आप क्या कहते हैं, इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर वेव्स को देखें, ये यहाँ से वेव्स ये इमिट कर रहा है। अब यहाँ से जैसे ही माउंटेन को क्रॉस करेगा तो यहाँ से ये एज है, एज पे क्या होगी, वेव्स यहाँ से डायफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो रिसीविंग एरियल है वो रेडियो वेव्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉलर है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसलिए एजिस पे वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करेगी। तो a receiving aerial behind a mountain can detect the radio waves but not the microwaves. What is the reason for this? The radio waves are coherent but the microwaves are not. ये तो खैर लॉजिकल बात है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि the radio waves are diffracted round the mountain but the microwaves are not. Yes, यही इसका रीजन है कि अगर आप यहाँ पर देखें जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी,
माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ कम है, उनकी बैंडिंग कम होगी, वो डायफ्रैक्ट कम करेंगी। तो बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। सी भी देख लेते हैं। द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द माउंटेन। रिफ्लेक्शन तो होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये वापस चले जाएंगे। द रेडियो वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट बट द माइक्रोवेव डू नॉट, दे बोथ हैव द सेम स्पीड। तो सी भी गलत है, ए भी गलत है, तो बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। Then the next question, waves are emitted from two coherent sources. Which statement about the waves must be correct? अब coherent की definition है ये, they are in phase, they are transverse wave, they have constant phase difference and they have the same amplitude. तो coherent sources का मतलब ऐसी sources जो waves emit करेंगी with a constant phase difference. आपको sound waves भी coherent हो सकती हैं और light waves भी हो सकती हैं। तो transverse और longitudinal दोनों waves एक दूसरे से phase में होंगी, ठीक है। तो दो waves का phase में होना कोहेरेंट नहीं होता, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना कोहेरेंट। वेव्स का फेज होने का मतलब कोहेरेंट नहीं है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना कोहेरेंस की डेफिनेशन में आता है। तो ये हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टिगेट की थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो द डायग्राम shows a screen that is a distance L from diffraction grating. The grating has a total number of n lines. Any two adjacent lines are a distance d apart. A beam of parallel light of wavelength is incident normally on the grating, which quantifies affect the distance between first order diffraction maxima on the screen. First order diffraction maxima को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर diffraction grating को सोचना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक दफा रिकॉल करा देता हूँ। ये आपके पास जो सोचे कि इस तरह से कोई प्लास्टिक का या ग्लास का एक पीस है, उसमें ये जो मैंने यहाँ पर होल्स शो किए हैं, दीज आर द लाइंस, ये स्लिट्स हैं, और दो सक्सेसिव स्लिट्स के दरमियान उसने कहा है कि ये डिस्टेंस डी है। ये उसने स्टेटमेंट की। अब क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। The diagram shows a screen that is a distance L from the diffraction grating. The grating has a total number of lines n. Any two adjacent lines are a distance d apart. Are a distance d apart. इन दो lines के बीच में जो successive lines के बीच में distance है, ये distance d है, grating element. A beam of parallel light of wavelength lambda is incident normally on the grating. Which quantities affect the distance between the first order diffraction maxima on the screen? तो कौन सी क्वांटिटीज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के ऊपर इफेक्ट करेंगी? अच्छा, इसमें जो टेबल था, इस टेबल में मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात इसके डिस्टेंस की थी। एल इज द, ये स्क्रीन है आपके पास, इसका और ग्रेटिंग के दरमियान का डिस्टेंस इसने एल से डिनोट किया हुआ। तो सबसे पहले मैंने एल को ही सोचा था, क्योंकि ग्रेटिंग की इक्वेशन थी हमें पड़ी हुई है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमारी ग्रेटिंग की इक्वेशन है। तो मैंने सोचा था मैं इसकी तरफ बाद में जाऊंगा, पहले मैं, क्योंकि टेबल में मुझे एल यहाँ पे नजर आया डिस्टेंस, इसके इफेक्ट को देखूं मैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इस स्क्रीन को, ये गिवन पोजीशन है, इससे बैकवर्ड मैंने मूव कराया। जब मैं इसको यहाँ लेकर गया तो अगर आप यहाँ से नोट करें तो ये डिस्टेंस है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का, ठीक है, यही है ना। Which quantities affect the distance between first order diffraction maxima? ये उसने फर्स्ट ऑर्डर diffraction maxima दिए हुए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको, जो मैंने इसके ऊपर ओवरलैपिंग की हुई है, इसको मैं यहाँ से, ये देखें, ये इसने, ये अब आपको नजर आ रहा है एक्चुअल क्वेश्चन में, ये उसने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा दिए हुए, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया था, मैंने इसको यहाँ से स्क्रीन को बैकवर्ड मूव कराया। तो जब मैंने इसको बैकवर्ड मूव कराया तो मुझे ये नजर आया कि जो ये डिस्टेंस है, गैप है, देखो सेंटर से बेटा, ये सेंटर मैक्सिमा, इससे यहाँ का डिस्टेंस देखो और यहाँ से इसका डिस्टेंस देखो। तो जैसे स्क्रीन बैकवर्ड गई, एल को बढ़ाया, एल को हमने इंक्रीज किया, तो ये जो डिस्टेंस है इन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का, ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये एल चेंज हो रहा है, यानी अगर मैं इस स्क्रीन को यहाँ ले आऊं तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया।
ठीक है, ये ब्लैक वाला आप देखें, इस डिस्टेंस को मैं x1 कह लूं, इसको x2, तो x1 ज्यादा है, x2 स्मॉलर है। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है? तो इसका मतलब एल के चेंज करने से आपके पास सेपरेशन पे फर्क आ रहा है। इस बात को सोचते हुए सबसे पहले मैंने ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी मैंने यूं क्रॉस की कि यहाँ पर उसने क्रॉस किया हुआ था, यानी इसका एल का कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, एल के चेंज करने से इफेक्ट आ रहा था। मैंने ये ऑप्शन बी और डी दोनों को मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया, ये इनकरेक्ट ऑप्शन आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इक्वेशन की तरफ आ गया, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये मेरी इक्वेशन है। अब एन मेरे पास कांस्टेंट है, जब एन मेरे पास कांस्टेंट है तो अब मैंने सोचा कि लैम्डा और साइन थीटा, आप खुद सोचे ना, ये अगर आप वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो जो ये एंगल है दिस थीटा, अगर मैं फर्ज करते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल विद साइन थीटा, तो अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। एंड एवरीवन रिमेंबर, मेरे ख्याल से सबको याद है कि थीटा और साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। ये हमने 90 डिग्री तक के लिए ये सोचा हुआ है, ये हमने सोचा था क्लास में 90 डिग्री तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्रेक्शन में भी मैक्सिमम 90 डिग्री तक की डायफ्रेक्शन सोची जाती है ना, 90 डिग्री ये बनेगा। तो ये थीटा है, इस वेवलेंथ को मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो ये आपके पास एंगल थीटा बढ़ जाएगा, तो जब एंगल थीटा बढ़ेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब वेवलेंथ जो है दैट वुड आल्सो अफेक्ट। तो इसके बाद मैंने वेवलेंथ को सोचते हुए देखा कि वेवलेंथ कहाँ पे क्रॉस हुई है। तो वेवलेंथ जब मैंने सोचा तो वेवलेंथ मेरे पास जो है वो, मेरे पास कौन सी ऑप्शंस पहले मैंने बेटा खत्म की थी, एक मिनट में इसको जरा यहाँ से, ये मैंने ऑप्शंस खत्म की थी, एल की वजह से मैंने ऑप्शन बी और डी को खत्म कर दिया था। अब वेवलेंथ की वजह से मैंने ऑप्शन सी को खत्म कर दिया, क्योंकि वेवलेंथ के चेंज करने से इसका डिस्टेंस का इफेक्ट आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दी, तो ये सी भी मेरे पास एलिमिनेट हो गई, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर मेरे पास ए बन गया। दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। The diagram shows a screen that is a distance L from a diffraction grating. The grating has a total number of lines, n lines. Any two adjacent lines are a distance d apart. A beam of parallel light of wavelength lambda is incident normally on grating. ये इस तरह से ग्रेटिंग पे इंसिडेंट है। तो मैंने कहा ना, मेरे लिए एल, क्योंकि नया क्वेश्चन है, इसमें एल का वेरिएशन ग्रेटिंग के ऊपर हमने जो है यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं, मैंने क्लास में डिस्कस किया, दैट्स व्हाई मैं इसमें जरा इंटरेस्ट हुआ था मेरा, यार इससे क्या फर्क आएगा। तो यहाँ से मुझे नजर आया कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका मतलब एल अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास में शायद मुझे याद नहीं है मैंने शायद डिस्कस किया है या नहीं किया हुआ, पर ये फैक्टर अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो इस बात को सोचते हुए मैंने बी और डी ऑप्शन को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर मैंने वेवलेंथ का, सबसे पहले वेवलेंथ को सोचा जाता है, एन कांस्टेंट है, एन क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने फर्स्ट ऑर्डर बता दिया है, ये फिक्स है। तो अब हमने लैम्डा का और थीटा का रिलेशन सोचा, तो हमें पता है कि थीटा और साइन थीटा, अगर हम थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा भी बढ़ता है। तो अगर लैम्डा और साइन थीटा को सोचें तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर आप वेव लेंथ इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ने का मतलब ये एंगल बढ़ेगा, जब ये एंगल बढ़ेगा तो आपके पास ये एंगल जब इंक्रीज होगा तो आपके पास ये डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से हमने ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के लिए क्रॉस का साइन था, तो उसका मतलब लैम्डा अफेक्ट करेगा। तो इन दो से ही हमें पता लग गया फैक्टर से कि ए इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट वन, a wire carries a current of 0.10 microampere. The potential difference across the wire is 10 millivolt. How much energy is dissipated by the wire in a time of 10 seconds? तो एनर्जी की इक्वेशंस में से हमारे पास E is equals to VIT, ये इक्वेशन है, और वोल्टेज हमारे पास 10 मिली वोल्ट है, मिली का मतलब 10 पावर -3, तो ये V की वैल्यू आ गई। करंट उसने 0.1 माइक्रो एम्पियर दिया है, माइक्रो मींस 10 पावर -6, और टाइम उसने 10 सेकंड्स दिया है। तो बेटा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया आंसर 1 × 10 पावर -8 जूल्स। उसके बाद मैंने ऑप्शंस को देखा तो ये पीको और नैनो के अंदर ऑप्शंस थी, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे डेसिमल को मूव करा कर देखें तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से इसमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है।
ये एक दफा अगर कैलकुलेटर है तो प्लीज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें। ईएनजी वाला जो फंक्शन है उसको प्रेस करेंगे, इसको सॉल्व करें, ईएनजी के फंक्शन को प्रेस करेंगे, उससे डेसिमल मूव करेगा। उसके बाद आप जरा देखिए आपके पास ये आंसर इस तरह से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मुझे बताइए। ट्राई करें, मुझे बताएं। अगर कैलकुलेटर से हो रहा है ठीक है, अदरवाइज मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जिससे आपने जो मैंने मेजरमेंट में सिखाई है। ये बेटा हमने मेजरमेंट्स में आपको सिखाया था कि जब भी आप किसी नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स की तरफ अपने डाटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये मैंने लिखवाया भी था, अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ तो आप याद रखें। अब मैं इसी क्वेश्चन को एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 × 10⁻⁸, 1 × 10⁻⁸, ठीक है। अब मैंने कौन से प्रीफिक्स में इसको लेकर आना है, मैंने इसको फर्स्ट करते हैं, मैंने इसको लेके आना है पीको में। तो मैंने प्रीफिक्स की सिंबल रख दिया, ये सिंबल ऑफ प्रीफिक्स। उसके बाद यूनिट आ गया, यूनिट क्या है बेटा यहाँ पे, जूल्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻12। ऊपर सिंबल रखा, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू। अब जरा इसको सॉल्व करो, मुझे कोई आंसर बताए क्या आंसर आएगा अगर पीको में कन्वर्ट करते हैं तो। तो प्लीज बताए इसका आंसर क्या आ रहा है। व्हाट्सएप कर दे मुझे जी। 10⁻4 होगा बेटा, फिर ये नहीं होगा, -8 है ना। ठीक है ना, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है। अब मेरी बात समझ आ गई सबको, समझ आ गया। अब यहाँ पे मैंने पीको इसलिए पिक किया कि ये ऑप्शंस पीको में थे ना। सबसे पहले नेचुरली आपने पीको को सोचना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर पे डेसिमल मूव करना नहीं आता तो आप इस इक्वेशन से कन्वर्जन देख लें। उसके बाद अब आपके पास दूसरी ऑप्शन में क्या है बेटा, नैनो गिवन है। अब नैनो की तरफ आ जाते हैं, इसी डाटा को नैनो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 × 10⁻⁸ into nano joules upon the value of nano is 10⁻⁻9। तो इसको आप सॉल्व करें तो 1 × 10⁻⁸, 10⁻9 नैनो जूल्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 -8 + 9 1 आ जाएगा ना। तो 10 हो गया, 1 × 10 नैनो जूल्स। तो आपके पास आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्लियर होगी भाई बात ये। प्रीफिक्स वाला याद आ गया किस तरह से मेजरमेंट में कन्वर्जन सिखाई गई है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
Next question. What is the definition of potential difference across an electrical component? Potential difference की definition. Potential difference is the energy delivered by the charge. Unit charge कितनी energy deliver करता है? तो B option को देखें. Energy transferred per unit current, ये बात गलत है. Per unit charge बात होती है. Energy transferred per unit resistance, ये बात भी गलत है. Energy transferred per unit time, ये तो power बन जाएगा, ये बात भी गलत है. तो best possible answer आ गया A option, that is energy transferred per unit charge. Then the next question, ये भी recall का question है. Which graph represents the way the current through a filament lamp varies with potential difference V across it? तो ये मेरे ख्याल से तो मैंने याद करने को कहे थे. ये डायोड का है, ये मेटल वायर का है, ये फिलामेंट, ये आपके पास फिलामेंट लैंप का है. और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या बनेगा? ग्रेडियंट y अपॉन x यानी I अपॉन v. तो अगर आप यहाँ देखें तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है. ठीक है, तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है. तो इसका ग्रेडियंट जो है यहाँ पे कैसा ग्रेडियंट है? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है. तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एक मिनट के लिए इसको V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो I upon V would be equal to 1 upon R, and that is equal to gradient. So in this case, the gradient is increasing, so resistance is decreasing. तो यहाँ पर तो resistance क्या है? Decrease हो रहा है. और आपको पता है फिलामेंट लैंप के अंदर resistance जो होता है वो क्या होता है? वो increase होता है टेम्परेचर के बढ़ने से. तो B is the best possible answer. यहाँ पर gradient कम हो रहा है, gradient कम होगा तो resistance आपके पास बढ़ेगा. सही है, क्लियर है बात. ये वैसे याद भी होता है बेटा. ये 3-4 ग्राफ में, ये 3 ग्राफ याद करने को कहते हैं. ये डायोड का है, ये मेटल वायर का है और ये फिलामेंट लैंप का है. ये वैसे भी याद होने चाहिए. Then the next, the table shows the properties of two different wires P and Q. दो वायर्स हैं P and Q. P की लेंथ L है, R इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी रो है. वायर Q का 2L है, 1/4 रेजिस्टेंस है, 1/3 इसकी रेजिस्टिविटी है. PY has a cross section of diameter D. What is the diameter of cross section of wire Q? Wire Q का आपको cross sectional diameter find करना है. अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ये तो लेंथी था. We know that R is equals to rho L upon A. R is equals to rho L upon A. अच्छा, ये मैंने P और Q की फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने 1 और 2 की फॉर्म में लिख दिया. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. वायर P जो है उसको आई हैव कंसीडर्ड 1, वायर Q को आई हैव कंसीडर्ड 2. अच्छा, आपको याद है ना, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. तो ये बन जाता था पाई बाय 4 d स्क्वायर. तो दिस एरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाई बाय 4 d स्क्वायर. तो ये 4 ऊपर चला गया, तो ये बन गया 4 रो L1 अपॉन पाई d1 स्क्वायर. ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई. R2 बन जाएगा 4 रो L2 पाई d2 स्क्वायर. ये दोनों रेजिस्टेंस की आपके पास वैल्यूज आ गई. फिर मैंने R2 को R1 पे डिवाइड कर दिया. तो 4 रो 2 L2 अपॉन पाई d2 डिवाइडेड बाय 4 रो 1 L1 पाई d1 स्क्वायर. ये हमने डिवाइड कर दिया. फिर ये मल्टीप्लिकेशन में गया तो ये फ्लिप कर गया, तो पाई d स्क्वायर d1 स्क्वायर ऊपर चला गया. 4 रो 1 L1 यहाँ पे आ गया. तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर R2 और R1 इनकी मैंने वैल्यूज भी रख दी. R1 वायर P इज 1. R1 की वैल्यू R है और वायर Q जो है इसको मैंने वायर 2 कहा था, इसकी वैल्यू 1/4 R है. तो मैंने
2/1 किया, यानी 1/4 R/R, तो R और R कैंसिल आउट हो गए, यहाँ इनकी मैंने वैल्यूज रख दी, तो ये यहाँ पे रह गया 1/4। रो 2 की वैल्यू है यहां से तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। तो रो 2 की वैल्यू जो है वो है 1/3 रो, तो रो 2 की जगह मैंने 1/3 रो रख दिया, ठीक है। L2 की वैल्यू जो है दैट इज 2L, तो L2 की जगह मैंने 2L रख दिया यहाँ पे। D2 मुझे फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए D1 की जगह, यहाँ पे मैंने उसने खुद हमें क्वेश्चन में कहा था D1 D के इक्वल है, रो 1 रो के इक्वल है और L1 L के इक्वल है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो रो और रो कैंसिल आउट, L और L कैंसिल आउट हो गए, तो ये मेरे पास रह गया ये 2 यहाँ न्यूमिनेटर पे आ गया, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये बन गया 3D2 स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको D2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 4 को इधर शिफ्ट किया, तो D2 स्क्वायर 8/3 D स्क्वायर, फिर जब इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 1.6D। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी 1.6D। तो पहले तो अगर आपको 1 और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा मैंने उस वक्त सोचा नहीं था, अदरवाइज ये ज्यादा आसान हो जाता है अगर मैं पी और क्यू की टर्म्स में सोच लेता। बहरहाल आई होप कि मेरा मैसेज अभी कन्वे हो चुका है। ये मैंने R2 को R1 पे डिवाइड किया, वैल्यूज का रखा, जो कॉमन फैक्टर्स थे वो कैंसिल आउट हो गए और जो अननोन था वो मैंने फाइंड कर लिया। ये मैंने रेशियोज में अक्सर यही ट्रिक सिखाने की कोशिश की होती है कि आप या तो कॉमन देख लें आइडेंटिकल चीज कौन सी है, इसमें इसमें सारे वेरिएबल ही चेंज हो रहे थे, इसलिए मैंने डिवाइड करके अननोन को फाइंड कर लिया, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell has a constant EMF, electromotive force. A variable resistor is connected between the terminals of the cell. The resistance of variable resistor is decreased. Which statement about the change of the cell's terminal potential difference is correct? अच्छा, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इन सेंस के ये बड़ा ट्रैप करने वाली स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको न्यूमेरिकली पहले आपके लिए सॉल्व किया ताकि आप इसको इसकी स्टेटमेंट को समझ सकें। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये एक कंसीडर किया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इस सेल का EMF E है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, तो इसका मैंने EMF 10 कंसीडर किया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है और जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया हुआ ये 9.8। तो वी नो दैट I is equals to E upon R plus R। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज रखी और करंट आ गया 1 एम्पीयर। अब हमें इसका टर्मिनल पीडी निकालना है, टर्मिनल पीडी इज आई आर, ये आई इंटू कैपिटल आर। तो करंट 1 है और इसका रेजिस्टेंस है 9.8, तो इसका टर्मिनल पीडी आ गया 9.8 वोल्ट। अब ये सेल के अंदर कितना लॉस्ट हो रही है वोल्टेज, तो वी लॉस्ट हमने फाइंड किया करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लॉस्ट वोल्टेज है 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब उसने जैसे एज पर एग्जामिनर के उसने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया, अब मैंने इस रेजिस्टेंस को 9.8 से डिक्रीज करके 4.8 कर दिया। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, सेल तो वही है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा से करंट फाइंड किया, तो E अपॉन R प्लस R, तो अब न्यू रेजिस्टेंस इज 4.8 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2। अब यहाँ से करंट आ गया 2 एम्पीयर, तो टर्मिनल पीडी मैंने यहाँ पर करंट हो गया और ये रेजिस्टेंस आ गई, दिस इज I इंटू कैपिटल R, तो करंट इज 2 एंड 4.8 इज द न्यू रेजिस्टेंस रिड्यूस करके, तो टर्मिनल वोल्टेज आ गया 9.6 और लॉस्ट वोल्टेज अगर आप देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस वही R वही है, करंट अब आपके पास जो है वो 2 हो गया, तो लॉस्ट वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो गया। पहले टर्मिनल वोल्टेज 9.8 वोल्ट था, अब आपके पास 9.6 वोल्ट हो गया। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, और जो लॉस्ट वोल्टेज है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यही यहाँ से कॉन्सेप्ट बना ना, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है और लॉस्ट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है।
अब इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो अब हमें समझने में आसानी होगी। तो द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज्ड because more work is done moving unit charge through the internal resistance of the cell। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि V lost जो है, जो lost voltage था वो हमारे पास increase हो गया है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, चार्ज को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी to move from one end to another end within the cell। The terminal PD decreased because the current in the variable resistor is decreased। अच्छा, करंट तो डिक्रीज हो ही नहीं रहा। करंट अगर आप इस कैलकुलेशन में देखें तो ये 1 एम्पियर था, 1 एम्पियर से करंट तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से 2 एम्पियर हो गया, करंट तो बढ़ गया, डिक्रीज तो हुआ नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। आई होप इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। Kirchhoff two laws for electric circuit can be derived by using conservation laws। On which conservation laws do Kirchhoff law depends? Kirchhoff का फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, सेकंड लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ KCL कहलाता है, दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। KVL Kirchhoff वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of EMF 10 volt and internal resistance R is connected to 3 resistors of resistance R, 2 and 15 as shown. A current of 0.45 ampere in the resistor of 2 ohm and a current of 0.48 is in the resistor of 15 ohm। What are the values of R and R? ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। एक अननोन आर है हमारे पास और हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, अब बेटा अगर सबसे पहले तो यहाँ से अगर हम सोचते हैं कि ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आई, और करंट यहाँ से आया, ये डिवाइड हो गया I1 और यहाँ पर करंट आ गया I2। ये I1 यहाँ से फ्लो करता हुआ आया, I2 यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ आया, तो जब करंट यहाँ फ्लो करेगा तो वो I होगा, एंड दैट I वुड बी द सम ऑफ I1 प्लस I2। यही है ना KCL के मुताबिक, करंट अराइविंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग। करंट अराइविंग इज I1, यहाँ से करंट अराइविंग I2 है, इनका सम इस करंट लीविंग के बराबर हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब जो सेल से या बैटरी से जो करंट ड्राइव हो रहा है वो 0.45 और 0.48 इन दोनों का सम होगा। तो ये करंट हमारे पास आ गया 0.93 एम्पियर। ये करंट मैंने दोनों को ऐड कर लिया, ये 0.93 एम्पियर करंट आ गया, यानी यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर से वो 0.93 एम्पियर फ्लो कर। अब मैंने क्या किया, अब मुझे आर फाइंड करना था। अब मेरे पास इक्वेशन है, आई नो दैट E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? टर्मिनल वोल्टेज मैं फाइंड कर सकता हूँ कि जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वल होगी। यहाँ पे बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज याद करें। तो मैंने यहाँ पर V इज इक्वल टू IR से ये करंट 0.48 आ रहा है और ये रेजिस्टेंस 15 है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसका वोल्टेज फाइंड कर लिया, दैट इज 7.2 वोल्ट। ये मेरे पास वोल्टेज आ गया 7.2 वोल्ट। अब मैंने R को फाइंड किया पहले तो टर्मिनल वोल्टेज की जगह 7.2 रखा, EMF 10 है, करंट 0.93 है, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, और यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड की, दैट इज 3.01 मींस 3 ओम। ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस ब्रांच पे, मुझे R फाइंड करना है, और R के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? अब R के लिए आई नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो मुझे करंट तो पता है 0.45 है, इसका वोल्टेज नहीं पता क्योंकि ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज शेयर हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैंने इसका वोल्टेज फाइंड कर लिया V इज इक्वल टू IR से। I मेरे पास 0.45 है, इसका रेजिस्टेंस 2 है, तो ये आ गया 0.9 वोल्ट। तो ये 0.9 वोल्ट मेरे पास इसका वोल्टेज आ गया इस रेजिस्टर का। अब टोटल अक्रॉस इसके कितना है? 7.2 वोल्ट है, तो 7.2 में से 0.9 मैंने माइनस किया,
तो 6.3 वोल्ट जो है वो मेरे पास इसका वोल्टेज आ गया आर का। तो आर का अब मेरे पास वोल्टेज भी आ गया और करंट मेरे पास 0.45 है। तो मैंने 6.3 अपॉन 0.45 किया तो 14 ओम मेरे पास इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर होगी है। सबसे पहले मैंने इसका वोल्टेज फाइंड किया तो वो इसका टर्मिनल वोल्टेज आ गया, ठीक है, वो मेरे पास इसका टर्मिनल वोल्टेज आ गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया उसको यूज करके। फिर मैंने इसका वोल्टेज निकाला, उसको 7.2 से माइनस करके ये रेजिस्टेंस निकाला। ये एक मैंने इस तरह से इस बगैर किरचॉफ को यूज किए हुए मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो मुझे आसान लगा इस तरह से। तो आई होप ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आर की वैल्यू जब 3 ओम पता लग गई थी तो मुझे समझ आ गया था कि इन दोनों में से कोई आंसर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आपके पास जो है आर की वैल्यू आ गई थी, रिवर्स भी कर सकते थे आप। यहाँ पर आप इसको रिवर्स में भी सॉल्व कर सकते थे अगर कोई रिवर्स अगर यूज करना चाह रहा है। ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई आर। तो अब आप इनके जो यहाँ पर ये I1 है तो E10 रख लेते, I1.45 रख लेते, R अननोन है, ये टोटल करंट 0.93 है और R जो है वो आपके पास 3 आ गया था। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये अभी मेरे जहन में आइडिया है, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप आपके पास बहरहाल अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको आई होप। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, a battery of negligible internal resistance is connected in series with a thermistor and a fixed resistor of resistance 12 kilo ohm as shown. The table shows the resistance of thermistor at two different temperatures. ये इसकी resistance है two different temperatures पे। The potential difference V out across fixed resistor is 4.50 volt when the thermistor is at 20 degree Celsius. तो thermistor 20 degree Celsius में है, इसका वोल्टेज जो है वो 4.5 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है V out when the thermistor is at 50 degree Celsius. थर्मिस्टर का टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त आपको फिक्स रेजिस्टर की वोल्टेज निकालनी है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और अगर आप याद करें तो आपको ये रेफरेंस कर लेते हैं। मैं आपके लिए इक्वेशन इसको बना देता हूँ। यहाँ पे R1 है और ये R2 है और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको वोल्टेज आउट चाहिए तो V आउट इज इक्वल्स टू जिसका वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल ये सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज व्हाटएवर यू कॉल इट। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी इक्वेशन को सोचूं तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस तो पता है, दैट इज 12 किलो ओम। तो मैंने यहाँ पे 12 किलो ओम को प्लेस कर देना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 किलो ओम। डिनोमिनेटर में R1 थर्मिस्टर का टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, ये भी मुझे उसने टेबल में दिया है तो ये मैंने 5 रख दिया, प्लस 12 ये आपके पास इनटू, अब मेरे पास मुझे V आउट चाहिए, आई नीड दैट V आउट, बट दैट सप्लाई वोल्टेज जो है वो जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए वो मेरे पास नोन नहीं है। मुझे इस सप्लाई वोल्टेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू डू दैट जो उसने इंफॉर्मेशन पहले दी है मैं उसको यूज करके सप्लाई वोल्टेज को फाइंड कर लेता हूँ। अब उसने इंफॉर्मेशन क्या दी, उसने मुझे ये बताया कि हमारे पास जब ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये उसने कहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त आपके पास V आउट 4.5 है, यानी जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो थर्मिस्टर 12 किलो ओम पे है। ठीक है, तो और यहाँ पे V आउट 4.5 है। अब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो मैं समझ गया था दोनों, अगर ये 12 है ये 12 है, इसका वोल्टेज 4.5 है तो इसका भी 4.5 होगा और दोनों को सम कर दे तो ये 9 वोल्ट की सप्लाई है। आप यूं भी सोच सकते थे, लेकिन अगर फर्ज करते हैं हमारा जहन काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। V आउट हमारे पास 4.5 है, इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि V आउट वो इस 12 के अक्रॉस है ना तो उसको डिनोमिनेटर पे रखा, डिनोमिनेटर में R1 12 है, R2 भी 12 है, सप्लाई वोल्टेज अननोन है। अब मैंने इसको सॉल्व किया 12/24, ये आपके पास 2 आ गया, 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ
तो सप्लाई वोल्टेज 9 वोल्ट आ गई। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो है उसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ और इससे मैं आंसर फाइंड कर लूंगा। तो माय आंसर वुड बी 6.35 वोल्ट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इसमें मसला नहीं है मेरा ख्याल है। तो अब इससे नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? Proton and electron have equal but opposite charges. Proton have much larger mass than electron. The nucleus contains most of the mass of the atom. The nucleus of an atom contains proton and neutron. Yes, this is the outcome. ये हमने इसमें से सीखा था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो बाद में पता लगा था जब पीटर मार्सडेल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले यही सिखाया गया था कि सेंटर पे कोई डेंसिएस्ट, आपके पास किसी भी एटम के सेंटर पे एक डेंसिएस्ट कोई चीज है और वो जैसे ही अल्फा उसके करीब जाता है डिफ्लेक्ट होता है, तो इसका मतलब अल्फा पे पॉजिटिव है, तो उस सेंटर का जो कोर जहाँ पे है वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट अ लार्ज एंगल। फिर यहाँ से समझ में आया था कि सबसे डेंसिएस्ट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज एम्प्टी, तो जो सारा मास रखा हुआ है वो सेंटर पे रखा हुआ है। इसी वजह से तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये लार्जर एंगल पे, मोर देन 90 डिग्री एंगल पे जो है ये बाउंस कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। तो इस चीज से ये कंक्लूड हुआ था कि जो एटम का मास है वो सेंटर पे कोई उसका जो है कोई चीज है वहां पे रखा हुआ है। उस सेंटर को लेटर ऑन हमने न्यूक्लियस का नाम दिया और द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस वाज द डेंसिएस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो फिर फर्दर फिर हमें पता लगा कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यही डेफिनेशन आपको लिखवाएगी, लेकिन ये बाद में पता लगा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आती है बात, द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Americium-241 is a radioactive nuclide used in smoke detectors. It undergoes alpha decay to form nucleate X. The decay may be represented by equation shown in this. What are the values of A and Z? A और Z की values find करनी है। तो we know that nuclear जो decay होते हैं ये obey करते हैं, किसको obey करते हैं? Number of nucleon number before and after the decay same होंगे। तो बिफोर जो है आपके पास 241 है और ये बन जाएगा A प्लस अल्फा का मतलब अल्फा का न्यूक्लियॉन नंबर तो 4 होता है, ये याद है, तो इसलिए मैंने पहले 4 लिख दिया, यहाँ पे इसका प्रोटॉन नंबर 2 लिख दिया। अब यहाँ से ये 4 इधर चला गया, माइनस हो गया, तो 237 आ गया। अगर किसी को अल्फा डिके याद है तो वो डायरेक्ट यू भी कर सकता है कि इसमें से -4 कर दे, इसमें से -2 कर दे, तो ए और जी की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर किसी को याद नहीं है तो वो सिंपल इसी रूल से कर ले, तो यहाँ पे 4 और 2 लिखते हैं, तो 241 इज इक्वल टू a प्लस 4, तो यहाँ से a को फाइंड कर लिया, दैट इज 237। 95 इज इक्वल टू c प्लस 2, तो ये यहाँ से हमने फिर z को फाइंड किया, दैट इज 93। थोड़ा आसान क्वेश्चन था, ये ऑप्शन ए आ गया इसमें। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, a top quark has a charge of +2/3 elementary charge. What is the charge anti-top quark? So the magnitude would remain same. तो ये अगर +2/3e है तो ये -2/3e बनेगा, तो A is the answer। ये भी बड़ा आसान